हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस एजुकेशन क्लासेस। माय नेम इज़ गीता। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग जो है बहुत ही बढ़िया होंगे और अपनी जो तैयारी है बेहतर तरीके से एक सही डायरेक्शन में कर रहे होंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। और जो मैंने ये क्वेश्चन पेपर लिया है ये 13 जनवरी का लिया है। 13 जनवरी 2023 को जो ऑनलाइन पेपर हुआ था वो मतलब कि आप लोगों का जो दिसंबर 2023 CTET दिसंबर 2023 का जो एग्ज़ाम था ना, जिसमें कि ऑनलाइन हुआ था तो शिफ्ट में चला था, उसमें 13 जनवरी वाला पेपर जो है मैं डिस्कस करूंगी पेपर 1। आप लोगों के साथ पेपर 2 का जो है CDP वाला जो पार्ट है वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। आज पेपर 1 का जो है CDP डिस्कस करने वाली हूँ। ठीक है, देखिए अगर आपको CTET में मतलब जो CDP हो या कोई भी सेक्शन है एक अच्छा स्कोर करना है तो अगर प्रैक्टिस करनी है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से जो है हमें पता चलेगा कि हमारा लेवल क्या है। ठीक है, हमने तैयारी की है हम कहाँ तक इन क्वेश्चंस को कर रहे हैं, और प्लस CTET में जो है CBSE किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछती है, क्वेश्चन का जो फॉर्मेशन होता है वो किस प्रकार का होता है, तो इससे जो है हमें कई हेल्प मिलती है। तो लेकिन जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करना है वो आप लोगों को ऐसे ही नहीं करना है कि क्वेश्चन पढ़ा और उसका डायरेक्ट आंसर नहीं, क्वेश्चन को बेहतर तरीके से समझते हुए, मतलब कि अगर कोई भी क्वेश्चन कर रहे हैं तो उसका ऑप्शन अगर कोई है तो वो है तो क्यों है, अगर बाकी जो नहीं है ऑप्शन जो करेक्ट आंसर नहीं है तो वो क्यों नहीं है। ठीक है, इस तरीके से समझते हुए तो मैं आप लोगों को जो है पूरा जो CDP है पूरा कॉन्सेप्ट हो, चाहे आपका इंक्लूसिव एजुकेशन हो या पैडागोजी हो, मैंने आप लोगों को कहा था पूरा टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ जो है मैं आप लोगों को समझाऊंगी, जिससे कि आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर पाएँ। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने वाले हैं। तो अगर आप CTET की तैयारी कर रहे हैं, चाहे पेपर 1 है या पेपर 2, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आप CTET का एग्जाम पहली बार देने जा रहे हैं और इस बार जो है एग्जाम अपना क्लियर करना चाहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये सब तो रही बातें। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन अगर हम देखें, आप लोगों का ये पेपर 1 मैंने CDP का लिया है। ठीक है, पहला अगर क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र बाल विकास का है, मतलब कौन सा क्षेत्र जो है चाइल्ड डेवलपमेंट का है। तो ऐकिक या अवैज्ञानिक, दूसरा निर्धारित या स्थिर। तो जो चाइल्ड डेवलप जो बालक का जो विकास होता है वो एकदम निर्धारित और स्थिर तो नहीं होता है। ठीक है, अंतर विषयात्मक और गतिशील। तो ये हम सब जानते हैं कि जो बच्चे का जो विकास है वो क्या होता है, इंटरडिसिप्लिनरी होता है, मतलब कि अंतर विषयात्मक होता है, और ये डायनेमिक होता है, मतलब गतिशील होता है, हमेशा जो है विकास इनसे चलता ही रहता है। तो ये तो बात सही बोल रहा है। स्पष्ट और प्राचीन तो बोलेंगे नहीं। ठीक है, निर्धारित और स्थिर भी नहीं बोलेंगे। तो यहाँ पे जो है देखिए फैक्चुअल क्वेश्चन है, बालक का जो विकास होता है वो अंतर विषयात्मक और गतिशील है, तो थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। जो फैक्चुअल क्वेश्चन है उसका आंसर तो वही होगा, लेकिन जहाँ पे समझाने की जरूरत पड़ेगी, जहाँ पर आप लोगों को जो है क्लियर करने की जरूरत पड़ेगी कि किस तरीके से आप जो है आसानी से कर ले, तो वो मैं जरूर आप लोगों को क्लियर करूंगी। बस बने रहिए, अगर चाहते हैं एक अच्छा स्कोर करना तो लास्ट तक देखिएगा, ताकि चीजें जो है आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, बाल विकास की अवधि का सही क्रम कौन सा है, मतलब जो बालक चाइल्ड मतलब बालक का जो विकास होता है उसकी अवधि का क्या सही क्रम है। तो देखिए शिशु अवस्था, गर्भावस्था, तो ये यहीं पर गलत हो गया। कोई भी बच्चा जब पैदा होता है तो सबसे पहले जो है वो गर्भ में आता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन तो इनकरेक्ट हो गया, क्योंकि यहीं पर पहले गर्भावस्था आना चाहिए। तो अब यहाँ पे जो है तीनों में गर्भावस्था पहले, तो मतलब कि ये देखते हैं आगे। दूसरा, फिर उसके बाद जो है पूर्व बाल्यावस्था देती है, अरे गर्भावस्था, फिर उसके बाद बच्चा जन्म लेता है जो उससे बोला जाता है शिशु अवस्था। क्या बोला जाता है, शिशु अवस्था, तो ये भी अवस्था गलत हो गई। ठीक है, ये दोनों तो सही है। शिशु अवस्था के बाद क्या आता है, बाल्यावस्था। बाल्यावस्था में भी पूर्व बाल्यावस्था, बाल्यावस्था और मतलब पूर्व बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था और अब का उत्तर बाल्यावस्था आता है। तो देखते हैं इसके अंदर क्या है। तो गर्भावस्था, शिशु अवस्था, पूर्व बाल्यावस्था सही है। अब किशोरावस्था, फिर उसके बाद क्या, फिर से माध्य बाल्यावस्था, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। देखिए कितना मतलब बेसिक सा क्वेश्चन है, आप कोई समझते हुए कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो है क्या होती है, हम सब लोग जानते हैं कि गर्भावस्था होता है, फिर उसके बाद जो है शिशु अवस्था आता है, फिर उसके बाद जो है पूर्व बाल्यावस्था। अगर पूर्व बाल्यावस्था मध्य बाल्यावस्था नहीं दिया रहता है, बस बाल्यावस्था दिया होता है तो बाल्यावस्था आएगा। ठीक है, तो पूर्व बाल्यावस्था आएगा, क्या आएगा, पूरे बाल्यावस्था, फिर उसके बाद जो है आपका मध्य बाल्यावस्था। ठीक है, मध्य बाल्यावस्था, देन उसके बाद जो है किशोरावस्था, सबसे लास्ट होता है किशोरावस्था, और जिसे कि तूफान एवं तनाव एवं तूफान की अवस्था भी कहा जाता है। ठीक है, तो आपका जो आंसर करेक्ट होगा ये वो कौन सा होगा, फोर्थ वाला। तो सबसे पहले गर्भावस्था, शिशु अवस्था, पूर्व बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था, फिर आपका क्या आएगा, किशोरावस्था। क्वेश्चन थर्ड देखते हैं। क्वेश्चन थर्ड क्या है, ये भी देखिए चाइल्ड डेवलपमेंट से रिलेटेड है। विकास प्रकृति, क्या है, विकास प्रकृति एवं पालन पोषण के डैश का परिणाम है।
तो जो बालक का विकास है वो किसका परिणाम है? तो विसंवर्धन का है, विनियोजन का है या अंतरक्रिया? हम सब लोग जानते हैं कि अगर किसी भी बालक का जो विकास है, ठीक है, उसकी प्रकृति एवं पालन पोषण के क्या है, अंतरक्रिया का परिणाम है। जो बच्चा का जो इंटरेक्शन होता है लोगों के साथ, उसका परिणाम है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है सीधा सीधा आंसर क्या होगा? थर्ड। नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन क्या है? 1 मिनट। हाँ, तो देखिए, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार अधिकांश बच्चे संतुलन, क्रमबद्धकरण, वर्गीकरण किस चरण में समझ लेते हैं? तो पियाजे का जो है, मैंने आप लोगों को कॉन्सेप्ट जो है बहुत ही अच्छे से क्लियर किया हुआ है, ये आप लोगों का गलत नहीं होना चाहिए। कई बार इसकी अवस्थाएं पूछ लेता है, तो ये पहले समझ लीजिए। देखिए, संवेदी गत्यात्मक अवस्था, ये कौन सी अवस्था होती है? 0 से 2 वर्ष की अवस्था होती है। संवेदी गत्यात्मक अवस्था को ही इंद्रिय जनित गामक अवस्था भी बोलते हैं, 0 से 2 वर्ष की। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसे कि जो 2 से आपकी 7 वर्ष की होती है, और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो 7 से 11 वर्ष की होती है, और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था मतलब अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी बोला जाता है, ये 11 से आपकी 15 वर्ष की अवस्था होती है। तो ये अवस्थाएं कौन कौन सी है, ये तो आप लोगों को पता होना चाहिए। और ये अवस्थाएं सब जो है एक दूसरे से रिलेटेड है, मतलब जो भी बच्चे का जो संज्ञानात्मक विकास होता है, सभी बच्चे को जो इन अवस्थाओं से गुजर कर जाता ही जाता है, ये जीन पियाजे ने कहा है। अब क्वेश्चन है कि किस अवस्था में अधिकांश बच्चे संतुलन, क्रमबद्धकरण, वर्गीकरण सीख जाते हैं? तो आप लोगों को पता ही है कि जो संवेदी गत्यात्मक अवस्था, जिसमें कि बच्चा इंद्रियों के माध्यम से अपने जो है अपने चीज़ों को बता पाता है, मतलब अपने इंद्रियों का प्रयोग करके जो है अपनी बातें जो है व्यक्त कर पाता है। तो ये वाली तो अवस्था हो गई नहीं, क्योंकि 0 से 2 वर्ष की अवस्था में बच्चा क्रमबद्धकरण कर ही नहीं पाएगा, वर्गीकरण कर ही नहीं सकता। 2 से 7 वर्ष की अवस्था में भी बच्चा ये समझ नहीं पाता है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 7 से 11 अवस्था, जिसमें प्रॉपर स्कूलिंग शुरू हो जाती है, मतलब क्लास 1 से लेके उसके मतलब जो है, आप देखा होगा कि बच्चा उस टाइम तक समझदार हो जाता है। ठीक है, तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, इस अवस्था में बच्चा जो है संतुलन, क्रमबद्धकरण, वर्गीकरण इस चरण में जो है समझ लेता है। ठीक है, तो ये थर्ड ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट होगा। और ये जीन पियाजे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 2 क्वेश्चन तो इससे पक्का आएंगे, 2 से ज़्यादा हो सकता है लेकिन कम नहीं होगा। और इस टॉपिक को मैंने बहुत ही बेहतर तरीके से समझाया, अगर आप लोगों ने नहीं किया तो उस टॉपिक को जरूर कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, नेक्स्ट 5th क्वेश्चन देखिए। 5th क्वेश्चन क्या है? तो अगर मैं 5th क्वेश्चन की बात करूं तो देखिए, रीमा ने अभी हाल ही में तार्किक रूप से और बेहतर संयोजित रूप से अपनी प्रतिक्रिया की तार्किकता को स्पष्ट करते हुए प्रश्नों के उत्तर देना आरंभ किया है। ठीक है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार किस चरण में? देखिए, तार्किक रूप से, इसमें क्लियर कर दिया है कि तार्किक रूप से, बेहतर संयोजित रूप से अपनी प्रतिक्रिया जो है तार्किकता को स्पष्ट करते हुए प्रश्नों का उत्तर देना आरंभ किया है। तो तार्किक तर्क वितर्क करने लगता है बच्चा कौन सी अवस्था में? तो ये तीसरी अवस्था होती है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, क्योंकि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो कि 7 से 11 वर्ष की अवस्था होती है, और इस अवस्था में बच्चा जो है तार्किक सोच जो है इसकी प्रारंभ हो जाती है। ये मूर्त वस्तुओं के प्रति जो है ये चीज़ों को सोच बना लेता है, मतलब समझ में आने लगता है। तो संवेदी गत्यात्मक अवस्था तो होगा नहीं, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था नहीं, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, 6th क्या है देखिए। तो अगर हम 6th क्वेश्चन की बात करें तो इसके अंदर देखिए, 1 मिनट। बच्चे अधिक समझ व ज्ञान रखने वालों के साथ अंतःक्रिया करके सीखते हैं। जो बच्चे हैं जो अधिक समझ और ज्ञान रखते हैं, उनके साथ अंतःक्रिया करके सीखते हैं। अधिगम का यह सिद्धांत डैश द्वारा दिए गए डैश सिद्धांत के दृष्टिकोण से जो है क्या है, सही है। तो कौन सा इसका है? लेव वाइगोस्की। तो ये बात हम जानते हैं कि बच्चे अधिक समझ व ज्ञान रखने वाले के साथ अंतःक्रिया करके सीखते हैं। अधिगम का यह सिद्धांत डैश द्वारा दिए गए, किसके द्वारा दिया गया है? जीन पियाजे ने। तो अंतःक्रिया जहाँ पर भी आएगा, सामाजिक अंतःक्रिया की बात करें, सामाजिक सांस्कृतिक अंतःक्रिया की बात करें, तो याद रखिएगा वहाँ पे जो है वाइगोत्स्की ही आंसर होगा और कुछ नहीं। आंख बंद करके वाइगोत्स्की को याद कर लेना, सामाजिक अंतःक्रिया के बारे में केवल यही बात करते हैं, तो बाकी तो ये सब होंगे नहीं। ठीक है, तो एक ही वाइगोत्स्की है। आगे भी देख सकते हैं, द्वारा दिए गए डैश सिद्धांत के दृष्टिकोण से सही है, सामाजिक सांस्कृतिक। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हमारा पहला ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। उम्मीद करती हूँ क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। अगर वीडियो समझ में, मतलब क्वेश्चन जो आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो रहा है, आपको लगता है कि मैं बेहतर तरीके से आप लोगों को समझा पा रही हूँ, तो प्लीज़ हिट लाइक बटन और लोगों के साथ शेयर कर दीजिए, जो लोग भी CTET पेपर 1 या पेपर 2 की तैयारी करें, ताकि वो जो है एक सही डायरेक्शन में पढ़ सके और सही तरीके से प्रैक्टिस कर सके। ठीक है, ना कि बस क्वेश्चन आंसर देखा और प्रैक्टिस कर लिया, इस तरीके से कोई मतलब नहीं है जब तक क्वेश्चन समझ कर नहीं करेंगे।
क्योंकि अब जो है ना क्वेश्चन जो है बहुत बड़े बड़े, बहुत ज़्यादा लोग जो है कन्फ्यूज हो जाते हैं कि क्वेश्चन बड़ा है तो उसको देखकर ही कन्फ्यूज हो जाते हैं। लेकिन कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं, जितना बड़ा क्वेश्चन उतना ही ईजी होता है, बस जरूरी है कि आप एक जो है शांत दिमाग से उसको पढ़े अच्छे से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 7। तो क्वेश्चन 7 में क्या कह रहा है, हाँ, लेव वाइगोस्की के संज्ञानात्मक विकास के दृष्टिकोण के अनुसार एक अध्यापक को क्या करना चाहिए। जो वाइगोस्की, इससे भी 2 नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है, कई बार 3 नंबर के भी आते हैं। ठीक है, 2 नंबर तो पक्का है। देखिए, एक अध्यापक को क्या करना चाहिए, विद्यार्थी को जो है अंतःक्रिया करने से कम कम अवसर देना चाहिए। अरे भाई, कम कम अवसर क्यों, विद्यार्थियों को अंतःक्रिया करने के लिए कम से कम अवसर देना, ये तो वाइगोस्की कहते नहीं है, वो तो कहते हैं कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा अवसर प्रदान करो। सांस्कृतिक दृष्टांतों का जो उपयोग है उसे बाधित करना, बिल्कुल नहीं। देखिए, कभी भी ऑप्शन में जो है, ऑप्शन में आपको ये देखिए कि बच्चे के द्वारा, देखिए अगर यह आपको टॉपिक नहीं भी आता होगा ना तो आप कर सकते हैं। देखिए, अगर बच्चे के द्वारा जो है किसी भी उसे अवसर कम देने की बात की जा रही है तो वो ऑप्शन होगा ही नहीं। बच्चे को जो है बाधित करना दिखा रहा है कि बच्चे को बाधित करना, तो वो भी ऑप्शन नहीं होगा। विद्यार्थियों को उसकी अभीष्टतम गुणों को प्राप्त करने में सहयोग देना, बिल्कुल। जो भी स्टूडेंट है, जो भी विद्यार्थी हैं, उनको जो है इस प्रकार से मतलब वो करना, तो यहाँ पे जो है अभिष्टम गुणों को प्राप्त करने में सहयोग देना, मतलब कि जो भी बच्चा है उसको अंदर जो है उसको इतना मोटिवेट करना कि वो बच्चा जो है अपने एक दूसरे के मतलब कॉपरेट करके जो है वो सीख सके। तो विद्यार्थियों को उनके अभिष्टम गुणों को प्राप्त करने के लिए जो हमेशा उनकी हेल्प करना, उनको सहयोग देना। तो ये तो सही बात कर रहे हैं, जो वाइगोस्की है वो इस चीज़ को बोलते हैं। अधिगम को समुन्नत करने के लिए पुरस्कार व दंड का प्रावधान करना, तो कभी भी ऑप्शन में पुरस्कार या दंड की बात की जाए, कहीं पर भी उन्हें पनिशमेंट देने की बात की जाए, तो वो ऑप्शन कभी भी करेक्ट नहीं होता है। तो ये ऑप्शन वैसे ही एलिमिनेट हो गया। तो यहाँ पे हमारा जो है एक ऑप्शन बचता है थर्ड, तो ये जो है करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जीन पियाजे और लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों के बारे में कौन सा कथन सही है। ठीक है, जीन पियाजे और लॉरेंस कोहलबर्ग दोनों ने, जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया, जिसमें कि लॉरेंस कोहलबर्ग जो है इन्होंने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। ठीक है, मोरल डेवलपमेंट। अब इन जो ऑप्शन है इनमें से दोनों के बारे में जो सही होगा हमें केवल वो चूज करना है। दोनों ने ही वेस्को में संज्ञानात्मक विकास, देखो दोनों ने संज्ञानात्मक विकास की बात तो की ही नहीं है। जीन पियाजे संज्ञानात्मक विकास की बात करते हैं और लॉरेंस कोहलबर्ग मोरल डेवलपमेंट मतलब नैतिक विकास के सिद्धांत के बारे में बताते हैं। दोनों के ही सिद्धांत के विकास में 8 प्रतिरूप हैं। तो दोनों के सिद्धांत में 8 प्रतिरूप ने जीन पियाजे के 4 अवस्थाएं बताई हैं और लॉरेंस कोहलबर्ग ने 3 अवस्थाएं बताई हैं। और तीनों अवस्थाओं में जो है इन्होंने प्रत्येक अवस्था के 2-2 चरण बताए हैं। 3 अवस्थाएं और प्रत्येक अवस्था के 2-2 चरण, मतलब कि पूरा टोटल जो है 6 चरण है। दोनों के ही सिद्धांत विकास के मध्य बाल्यावस्था के चरण तक सीमित है, तो ये भी ऑप्शन जो है आपका इनकरेक्ट होता है। दोनों ही सिद्धांत अवस्थाओं को प्रतिपादित करते हैं। तो ये बात सही है कि जो जीन पियाजे और लॉरेंस कोहलबर्ग है, इन्होंने जो है, जीन पियाजे ने बोला कि जो बच्चे का संज्ञानात्मक विकास होता है उन्हें जो है ये हो सकता है कि बच्चे का जो विकास है एक दूसरे से मतलब कि देरी हो सकती है, व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है, इसीलिए जो है उन दोनों में जो है हो सकता है कि थोड़ा सा देर हो, लेकिन सभी बच्चे का जो है संज्ञानात्मक विकास की जितनी अवस्थाएं, इन अवस्थाओं से गुजर कर ही इनका संज्ञानात्मक विकास होता है। और लॉरेंस कोहलबर्ग ने भी बोला है कि नैतिक जो विकास है बच्चों का, इनका जो नैतिक विकास है ये भी अवस्थाओं से ही गुजर कर होता है। तो यहाँ पे जो है फोर्थ ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखते हैं, नाइन्थ क्वेश्चन क्या है। एक ऐसी कक्षा जहां विद्यार्थियों को जोड़ीदार प्रदत्त कार्य, समूह कार्य और चर्चाओं में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, उन कक्षाओं की क्या विशिष्टता है। तो मतलब कि आपका एक ऐसा क्लासरूम है जहाँ पे स्टूडेंट जो है उन्हें इनकरेज किया जा रहा है फॉर पेयर असेसमेंट। ठीक है, मतलब कि जो असेसमेंट उनको दिया जा रहा है उनको जो है ग्रुप में दिया जा रहा है, ग्रुप वर्क डिस्कशन करवाया जा रहा है, तो उसके लिए जो है चर्चाओं में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। तो उन कक्षाओं की जो है क्या विशिष्टता होनी चाहिए। निष्क्रिय अधिगम, अगर निष्क्रिय अधिगम होगा तो किस तरीके से, क्या बच्चे सही से कर पाएंगे। तो लर्निंग जो है पैसिव नहीं होना चाहिए, कैसी होनी चाहिए, लर्निंग एक्टिव होना चाहिए। ठीक है, सहयोगात्मक अधिगम, तो ये बात तो सही बोल रहा है कि मतलब कोऑपरेटिव होना चाहिए, तो ये तो करेक्ट है। आगे भी देख लेते हैं, कंठस्थीकरण आधारित अधिगम मतलब कि रोट लर्निंग। देखिए कभी भी ऑप्शन में रोट लर्निंग या मेमोराइजिंग की बात की जाए तो हमेशा जो है वो ऑप्शन जो है गलत होता है, वो उसे एलिमिनेट कर देना बिना देखे।
निर्देशन आधारित अधिगम, इंस्ट्रक्शन बेस्ड जो लर्निंग होती है, जिसमें केवल इंस्ट्रक्शंस दिया जाता है, तो इस तरीके से तो बच्चे कर ही नहीं पाएंगे। बच्चे को जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है क्या करें, एक दूसरे से कॉपरेट करके, क्योंकि आपका जो वर्क दिया गया है वो पेयर असेसमेंट है, ग्रुप वर्क दिया गया है, तो उसके जो है उसका जो है क्या कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए, तो इसमें जो है जो पेयर असेसमेंट होता है या ग्रुप वर्क होता है, तो उसमें जो है बच्चे एक दूसरे का सहयोग करके ही सीख पाते हैं, तो सहयोगात्मक अधिगम होना चाहिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है आपका सेकंड ऑप्शन जो है एकदम करेक्ट होता है। और बाकी क्यों गलत है ये भी मैंने बता दिया कि कभी भी जो लर्निंग है वो हमेशा मतलब कि सक्रिय होनी चाहिए, मतलब एक्टिव होनी चाहिए, पैसिव लर्निंग नहीं होती है। कभी भी आप लोगों को जो सिखाना है वो कंठस्थीकरण आधारित नहीं होना चाहिए, मतलब कि रोट मेमोराइजिंग लर्निंग नहीं होनी चाहिए, निर्देशन आधारित इंस्ट्रक्शन बेस्ड लर्निंग नहीं होना चाहिए। तो ये ऑप्शन जो है आपका इनकरेक्ट होगा। नेक्स्ट देखते हैं 10th, दूसरों की मनोदशा, प्रेरणा और इच्छाओं की पहचान करना, समुचित रूप से उनके प्रति प्रतिक्रिया करना किस बुद्धिमत्ता की विशेषता है। ठीक है, दूसरों की मनोदशा हुआ, उनकी प्रेरणा, इच्छाओं की पहचान करना, समुचित रूप से उनके प्रति प्रतिक्रिया करना, फिर किस बुद्धिमत्ता की विशेषता है। तो यह अंतर्व्यक्तित्व, मतलब कि ये किसकी विशेषता, अंतर्व्यक्तित्व या गतिशीलात्मक या अंतर्व्यक्तित्व या प्रकृतिवादी। तो सबसे पहले तो ये समझ लीजिए जो अंतर्व्यक्तित्व क्या है, अपने मतलब अपने ही अंदर के बारे में जब बोला जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे दूसरों की मनोदशा की बात की जा रही है, मतलब दो लोगों के बीच में कंपेयर करने की बात की जा रही है, तो उसे बोला जाता है अंतर्व्यक्तित्व। ठीक है, इंटरपर्सनल। तो यहाँ पे जो है ये क्या हो जाए, व्यक्तिक जो है इसका आंसर होगा कि इसमें क्योंकि दूसरों की मनोदशा, प्रेरणा और इच्छाओं की पहचान करने की बात की जा रही है, अगर खुद के बारे में बोला जाता तो वो वहां पर क्या होता है, अंतर्व्यक्तिक। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा 3rd। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 11th। क्या है, भाषा और विचार के बारे में क्या सही है। यह एक दूसरे से स्वतंत्र रहकर विकसित होते हैं। यह एक दूसरे को प्रभावित करने के लिए असंख्य तरीकों से अंतःक्रिया करते हैं। शिक्षार्थी के सामाजिक संदर्भों द्वारा प्रभावित नहीं होते। दोनों ही वंशानुक्रम से नहीं परंतु परिवेशीय कारकों से प्रभावित होते हैं। तो देखिए जो भाषा और विचार है, तो सबसे पहले तो एक इस पे एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आता है जीन पियाजे और वाइगोत्स्की का, जिसमें पियाजे कहते हैं कि सबसे पहले जो है विचार आया। ठीक है, सबसे पहले विचार आया और फिर उसके बाद जो है भाषा का विकास हुआ। तो विचार पहले आता है फिर भाषा आती है, ये जो है कौन कहता है, पियाजे। और वहीं पर जो है वाइगोत्स्की कहते हैं कि पहले भाषा आया, भाषा के बाद जो है विचार आया। तो इस चीज़ को याद रखिएगा कि जो भाषा और विचार की बात करते हैं, मतलब भाषा को वैल्यू देते हैं, वो है वाइगोत्स्की। वहीं पर जो है पियाजे ने जो है भाषा को मतलब कि आका ही नहीं है, मतलब विचार को ज़्यादा महत्व दिया है। तो यहाँ पे भाषा और विचार के बारे में क्या सही है ये पूछ रहा है, तो भाषा और विचार एक दूसरे से स्वतंत्र होकर विकसित होते, तो ऐसा नहीं है। ये दोनों एक दूसरे से अंतर संबंधित हैं, एक दूसरे को प्रभावित करने के लिए जो है असंख्य तरीकों से अंतःक्रिया करते हैं, तो ये बात तो सही है। शिक्षार्थियों के सामाजिक संदर्भों द्वारा प्रभावित नहीं होते, ऐसा नहीं है। सामाजिक संदर्भों का पूरा जो है, समाज का जो है पूरा जो है इस पर प्रभाव पड़ता है भाषा और विचार पर। दोनों ही वंशानुक्रम से नहीं परंतु परिवेशीय कारकों से प्रभावित होते हैं, तो ऐसा नहीं है। भाषा और विचार पर जो है वंशानुक्रम के साथ साथ जो है परिवेशीय कारकों का भी प्रभाव पड़ता है, तो दोनों का ही प्रभाव पड़ता है। तो ये ऑप्शन भी आपका गलत हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो सेकंड ऑप्शन है वो जो है करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखते हैं 12th, 12वां क्वेश्चन क्या है। एक मिनट। प्रवीण के माता पिता जानबूझकर घरेलू कार्यों के अप्रातिनिधिक स्वरूप में संलग्न रहते हैं, जैसे कि पिता भोजन पकाने का कार्य करते हैं और माता घर के जो माता है वो घर के खराब हो गए इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की मरम्मत करती हैं। इस प्रकार के परिवेश में प्रवीण की क्या प्रवृत्ति होगी। जेंडर रूढ़िबद्ध विभेदीकरण का समर्थन करेगा, बिल्कुल नहीं। देखिए यहाँ पे माता पिता जानबूझकर घरेलू कार्यों में जो है अप्रातिनिधिक स्वरूप से संलग्न होते हैं। जहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा कि जो घर की माताएं होती हैं, जो मतलब कि जो मदर होती हैं, वो ज़्यादातर जो है घरेलू काम जो होते हैं वो करती हैं, लेकिन जो पिता होते हैं वो जो है बाहर के काम हुआ, मतलब जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स टाइप की जो चीज़ें सही करना है ये वो लोग करते हैं। लेकिन यहाँ पे उल्टा हो रहा है, तो ये तो हम कह ही नहीं सकते कि जेंडर रूढ़िबद्ध विभेदीकरण का वो समर्थन करेगा, ये बात तो होगा ही नहीं। जेंडर रूढ़िबद्ध धारणाओं का
प्रश्न करेगा, ठीक है। इसमें वो प्रश्न करेगा, जेंडर स्कीमा को सुदृढ़ करेगा, ये तो नहीं होगा। जेंडर नामीकरण के अनुकूल व्यवहार करेगा, ये भी नहीं। तो क्योंकि यहाँ पे पिता जो है उसका भोजन पकाने का कार्य करें और माता जो है घर में खराब हो गए इलेक्ट्रॉनिक उपकरण की जो है मरम्मत करती हैं, तो इस प्रकार के परिवेश में जो प्रवीण की जो प्रवृत्ति होगी, जो उसका उसका उसकी जो विकास होगा, तो वो क्या देखेगा, वो जेंडर रूढ़िवाद धारणाओं पर जो है एक तरह से प्रश्न करेगा। तो यहाँ पे जो है सेकेंड ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखते हैं 30। कक्षा में विद्यार्थियों की विविधता को किस रूप में लेना चाहिए? तो किस रूप में लेना चाहिए, क्वेश्चन है आप लोगों का, विविधता को जो है किस रूप में लेना चाहिए? अधिगम के लिए एक सकारात्मक गुण के रूप में। तो याद रखिएगा, मैंने बार बार बोला है, जब अगर विविधता की बात की जाए तो हमेशा जो है उसे सकारात्मक रूप में लेना चाहिए। तो आगे की ऑप्शन तो देखने की बाधा के रूप में तो देखना ही नहीं है, ये ऑप्शन इसलिए गलत हो जाएगा। अध्यापक द्वारा अनदेखा भी नहीं करना है, ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो जाएगा। अगर विविधता की बात की जा रही है, डाइवर्सिटी की बात की जा रही है, तो उसको हमेशा जो है पॉजिटिव में लेना है, सकारात्मक गुण के रूप में लेना चाहिए। और बाधा के रूप में कभी भी ऑप्शन में दिखे तो वो ऑप्शन नहीं होगा। अनदेखा किया जाना चाहिए टीचर के द्वारा, वो भी नहीं होगा। सभी के लिए समानता सृजित करने हेतु सीमित करना चाहिए, तो ये भी गलत है, ठीक है। सभी के लिए एक सीमित करने की बात कर रहे हैं, तो अभी कभी भी ऑप्शन में सीमित करने की बात की जाए तो वो ऑप्शन हमेशा गलत होता है। तो यहाँ पे पहला जो है आंसर करेक्ट होगा। नेक्स्ट 14, राष्ट्रीय शिक्षा नीति से आ गया क्वेश्चन। मतलब कि न्यू एजुकेशन जो पॉलिसी है आपकी, उससे रिलेटेड है क्वेश्चन। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार प्रारंभिक स्तर पर आकलन का क्या स्वरूप होना चाहिए, ये पूछा है, ठीक है। प्रारंभिक स्तर पर जो आकलन है उसका क्या स्वरूप होना चाहिए? तो देखिए, रचनात्मक होना चाहिए, बिल्कुल ये बात सही है। नियमित रूप से होना चाहिए, ये भी बात सही है। सूचनाओं का मात्र ग्रहणशीलता पर केंद्रित, तो ये तो आपको कहा नहीं गया है। शिक्षण अधिगम की उपयुक्तता के अनुरूप, तो ये भी शिक्षण अधिगम के अनुसार ही तो लेंगे, तो डी भी सही है। ए बी डी जहाँ पे भी ऑप्शन होगा वो हमारा करेक्ट होगा। फोर्थ ऑप्शन में दिख रहा है, तो ये हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, शिक्षार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन, देखिए क्रिटिकल थिंकिंग को लेकर बहुत क्वेश्चन आजकल बन रहे हैं। शिक्षार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को समुन्नत करने के लिए क्या महत्वपूर्ण है? अध्यापक को विद्यार्थियों के, जो अध्यापक हैं, तो अध्यापक को जो है विद्यार्थियों से बहुत ही आसान प्रश्न पूछने चाहिए, तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए। अगर आसान प्रश्न पूछेंगे, डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन पूछेंगे, तो उसमें क्रिटिकल थिंकिंग कहाँ से डेवलप होगी? अध्यापक को पाठ्यक्रम पूरा करने के लिए जो लचीली रूपरेखा है, समय रेखा है, उसका पालन करना चाहिए, तो ये भी गलत होगा। विद्यार्थियों को ज्ञान सृजन में प्रचुर अवसर देना चाहिए, मतलब बच्चों को जो है उनको बोलने के लिए जो है एक अवसर दे, मतलब कि अपॉर्चुनिटी हमेशा बच्चों को प्रोवाइड करें, ताकि बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा बोले। तो वो जब बोलेगा तो वो एक तरह से उसके अंदर जो है क्रिटिकल थिंकिंग का विकास होगा, क्रिटिकल थिंकिंग पर मतलब कि जो है उसके अंदर डेवलप होगी, ठीक है। तो समालोचनात्मक चिंतन के लिए कोशिश करना चाहिए कि अगर विद्यार्थियों के ज्ञान का जो सृजन है उसको जो है पूरा का पूरा अवसर मिले। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट बोल रहा है, एक समान योग्यता वाले समूहों में वर्गीकृत करना, तो ये तो कभी भी वर्गीकृत करने की बात की जाए तो वो ऑप्शन होगा ही नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने आप लोगों को चीज़ें क्लियर किया है कि अगर ऑप्शन होगा तो क्यों, और अगर कोई ऑप्शन नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा। अगर ये सब चीज़ें ध्यान में रख के करेंगे तो कई क्वेश्चन अगर आप लोगों को नहीं भी आते होंगे ना, तो आप एलिमिनेट करके सही आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो उम्मीद करते हुए ये सभी क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो हिट लाइक बटन एंड लोगों के साथ शेयर कर दीजिए जो भी सेल्फ स्टडी करें, ताकि उन्हें हेल्प मिल सके। ऑल द बेस्ट।